राजनीति का जो दौर मंडी में चला इस आपदा के अंदर, वो पिछले कल जाकर बड़े चरम पे पहुंच गए जब आदरणीय नेता प्रतीक धर्मपुर क्षेत्र में आए। आपने वहां पर कहा कि ये सरकार आपदा है। आपने मुझे कहा कि विधायक आपदा है। विधायक आपदा कैसे है? हमें माँ बाप ने इस दुनिया में लाया, क्या उन्होंने आपदा पैदा कर दी? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया और धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर, वो मेरा सल्यूट स्वीकार करें। उसकी वजह है पिछले कल विधानसभा में चंद्रशेखर जिस तरह से बोले, उस तरह से तो एक चीज साफ हो गई कि सियासत में तोड़ना बहुत जरूरी है। और जब आप फैक्ट एंड फिगर्स के साथ तोलोगे ना, तो फिर जो कम निकला वो भी नहीं बचेगा, जो ज्यादा निकला वो भी नहीं बचेगा। पिछले कल चंद्रशेखर ने जो तमाम मुद्दे आपदा से जुड़े हुए सदन में रखे, वो आंखें खोलने वाले थे। और सबसे बड़ी बात, विधानसभा के अंदर बैठे उन माननीयों की आंखें खोलने के लिए तो बहुत मददगार साबित हुए होंगे, जो अक्सर आपदा जैसे मामलों में अपनी आंखें मूंद कर बैठे रहते हैं। दरअसल आपदा को लेकर सदन में चर्चा चल रही थी और इसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी बोले। और खुद जरा चंद्रशेखर के मुंह से सुन लीजिए कि टाइम गैप कितना था। बड़े लंबे विस्तार से आदरणीय ठाकुर साहब ने 1 घंटा 10 मिनट अपनी बात रखी है। तो सुन लिया आपने, 1 घंटा 10 मिनट बोले जयराम ठाकुर और 29 मिनट के करीब बोले चंद्रशेखर। लेकिन इन 29 मिनटों में जिस तरह से उल्टा सीधा कर दीजिए ना कि 9-2-11, तो वो चीजें 9-2-11 होती हुई नजर आई जिनका कब्जा असल में सियासत के भीतर बहुत ज्यादा रहता है। और अपने 29 मिनट का जो भाषण कहें या फिर जो संबोधन था उनका सदन के भीतर, वो हकीकत में उस नींव को मजबूत करने वाला था, जो नींव नेताओं की वजह से ही भरभरा कर गिर चुकी है। चलिए शुरुआत करते हैं, जरा चंद्रशेखर का ये बयान सुनिए। ये जो आपदा आ रही है, ये जो बादल फट रहे हैं, ये जो प्राकृतिक प्रकोप जिसको हम कहेंगे, इसको लेकर क्या किसी और दिन चर्चा होगी? हम इसके ग्रास हो रहे हैं, हम इसका शिकार हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कभी और चर्चा होगी? हम लगातार इसमें फंस चुके हैं। प्रदेश का विकास का पहिया 3 महीने के लिए जहां रुकता है और अगला पहिया जो शुरू होता है विकास का, वो इस पुनर्वास में और राहत में चला जाता है। और सरकार ये हो चाहे वो हो, सवाल ये है कि हम जिस दिशा में इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, जिस बेरोजगारी का मुकाबला करना चाहते हैं, जिस नए आयाम को स्थापित करना चाहते हैं, हम उस दिशा में 3 कदम आगे बढ़ते हैं और ये प्राकृतिक आपदा हमको पीछे धकेलती है। बता दिया ना, सियासत में कांग्रेस के भी आंखें खोल दी और बीजेपी की आंखें तो एक तरह से कहूं कि जुधिया कर रख दी। आपदा के नाम पर क्या कहा कि आपदा के बाद पुनर्वास और राहत कार्यों में हमारा जो वक्त है वो लग जाता है, और इस आपदा के बीच में जो बेरोजगारी की आपदा है उससे जुड़े हुए जो मसले ज़रूरी होते हैं वो पिछड़ जाते हैं। 3 कदम हम अगर राहत और पुनर्वास की तरफ चलते हैं तो कई कदम बेरोजगारी वाले मुद्दे पर हम लोग पिछड़ जाते हैं। आपदा में सियासत हमेशा हावी रहती है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। आपदा से बड़ी आपदा तो हमारे नेता बन जाते हैं। और इसी पर चंद्रशेखर ने क्या कहा, जरा ये सुन लीजिए। राजनीति का जो दौर मंडी में चला इस आपदा के अंदर, वो पिछले कल जाकर बड़े चरम पे पहुंच गए जब आदरणीय नेता प्रतीक धर्मपुर क्षेत्र में आए। आप आपदा में आए लोगों से मिलने और आपने वहां पर हारों का इंतजाम करवाया, आपने वहां पर रैली की, आपने वहां पर जो घटनाक्रम घटा उसके ऊपर कम, जो आज आपने यहां अपनी पीड़ा उद्गार यहां पे रखा, उसका भी जिक्र कम किया। आपने यहां तक कहा
अभी 4 बार मैं आपका भाषण बड़े आराम से सुना। आपने 4 बार कहा कि सरकार आपदा नहीं लाती, कोई व्यक्ति आपदा नहीं लाता, लेकिन आपने कल 24 घंटा पहले जनता के बीच में इतने जोश में आप आ गए। हम तो आपसे सीख रहे हैं, हम तो पहली बार आए हैं। आपने वहां पर कहा कि यह सरकार आपदा है। आपने मुझे कहा कि विधायक आपदा है। विधायक आपदा कैसे है? इस बात को कभी हाउस के बाहर समझा दें चाहे अंदर समझा दें। हमें माँ बाप ने इस दुनिया में लाया, क्या उन्होंने आपदा पैदा कर दी? हम कई बहनें हैं हमारी, हम इतने बड़े समाज के साथ जुड़े हुए हैं, 35-40 हजार जनता का प्रतीक हैं, इस सदन के अंदर आए हैं। क्या हम आपदा का प्रतीक है? आप आपदाग्रस्त हो, आप आपदाग्रस्त हुए हो सराज के अंदर। क्या मैं उसके ऊपर इस वक्त में व्यक्तिगत टिप्पणी करूं? आपके क्षेत्र के अंदर जाकर आप कहिए जो भी आपको कहना है, लेकिन आप एक संस्थान को, एक व्यवस्था को आप आपदा कहते हो, और यहां पे आकर आपकी भाषा बदल जाती है। साफ कहा कि आपदा तो फिर थोड़े दौर के बाद में आती है, लेकिन आपदा पर जो सियासत होती है वो अब चरम पर पहुंच चुकी है। बाकायदा उदाहरण भी दिए। अब आप बताइए कि यहां पर चंद्रशेखर ने क्या गलत कहा? उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को भी अपने लपेटे में लिया। उन्होंने कई सवाल जो थे वो नेता प्रतिपक्ष के सामने रख दिए और ये भी कह दिया कि सदन के भीतर आपके सुर कुछ और होते हैं और जब जनता का दरबार सजा हुआ होता है तो आपके सुर कुछ और होते हैं। आपदा को लेकर साफ कह दिया कि वहां पर जयराम ठाकुर ने कहा होगा कि ये जो विधायक हैं यही आपदा है, लेकिन जिस तरह से तोड़ दिया इस बात का, इस आरोप का, वो भी काबिले तारीफ है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि प्लीज आपदा के दौर में ये सियासत ना की जाए, लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर बात की जाए, जिसमें अभी तक जो चंद्रशेखर हैं वो अपने आप को अव्वल साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलिए। एक बहुत बड़ा आईना जो था वो चंद्रशेखर ने हिमाचल में जो उनकी अपनी सरकार है उसके साथ साथ जो केंद्र में सरकार है और हिमाचल में विपक्ष में बैठी हुई भाजपा है उसको भी दिखा दिया। साफ कहा कि सदन के भीतर हम राजनीति करेंगे या फिर कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे तो फिर आपदा वाला मुद्दा कहाँ गया? साफ सवाल उठाया है, जरा ये सवाल सुन लीजिए। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप बताएं कि हिमालयन रीजन के अंदर जो पूरा हिमालय है, जो 3500 किलोमीटर की इतने किलोमीटर है, क्या इस आपदा के बारे में पंजाब की विधानसभा के अंदर चर्चा होगी? क्या हरियाणा की विधानसभा चर्चा करेगी कि हर साल की आपदा से हम बाहर कैसे निकलें? जो आप रास्ता हमें बता रहे हो वो राहत और पुनर्वास का है, लेकिन आपदा आई क्यों? क्या ये किसी सेमिनार में, क्या ये किसी सम्मेलन में चर्चा का विषय है? बिल्कुल सही कहा कि क्या हिमाचल में आपदा के ऊपर चिंतन हरियाणा और पंजाब की सरकारें करेंगी? एक तरह से कहें कि इतना आईना साफ कर दिया चंद्रशेखर ने कि हर हकीकत साफ नजर आने शुरू हो गई। हिमाचल में सियासत गरमाई रहती है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। आम आदमी ठंडा होकर रह जाता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो चंद्रशेखर ने अब आगे सवाल उठाए हैं ना, जरा उनको सुन लीजिए। हिमाचल प्रदेश हिमाचल हम हिमालय का सही प्रतीक हैं, जो इस वक्त में इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर, जो पूरी मानवता के अंदर जो होड़ मची है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, जो हीट है, जो दिल्ली के अंदर हीट है, जो हरियाणा पंजाब के अंदर हीट है, जो वहाँ की इंडस्ट्री में, वहाँ के उद्योगों में, वहाँ की गाड़ियों में, वहाँ के उत्पादन में, वहाँ की कृषि में, वहाँ के जो खाद्य सामग्री को और तेजी से बढ़ाने के लिए जो वहाँ पे फेंका जा रहा है, पेस्टिसाइड फेंका जा रहा है, जो वहाँ का जो खामियाजा है,
वो मेरा प्रदेश भुगत रहा है। हम पहले ही 1.5 डिग्री तापमान में बढ़ चुके हैं, हमारी कोई गलती नहीं, हिमाचल के बाशिंदों की कोई गलती नहीं, हिमाचल वासियों की 65 लाख की आबादी की कोई गलती नहीं। गलती उद्योगों का बढ़ावा, अंधा जो बढ़ावा दिया गया, जो नीचे से कोयला उठाकर माइनिंग जो अनसाइंटिफिक की गई, जो देश को प्रगति के रास्ते पे ले जाने के लिए जो उसका सबसे ज्यादा जो खामियाजा है वो हिमाचल प्रदेश भुगत रहा है। बता दिया कि हिम से हिमाचल है, हिम से हिमालय है, और तमाम चीजें ऐसी बता दी। अगर सही महीने में कहा जाए कि आम आदमी से जुड़े मुद्दों को हमारे सियासतदानों ने, कहते हैं ना कि बर्फ में लगा के रख दिया है, तो इस चीज से इनकार नहीं होगा। बाकायदा तथ्य भी यहाँ पर चंद्रशेखर ने दे दिए। नेता प्रतिपक्ष यहाँ बैठे हैं, सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं। मेरा आग्रह है वो वैज्ञानिकों की टीम, वो साइंटिस्ट लोगों की टीम जिनके इस पे अध्ययन है, शोध है, वो टीम आनी चाहिए हिमाचल प्रदेश के अंदर और हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहां पे लगातार ये आपदा आ रही है। उनके अनुभवों के आधार पर इस बात की स्टडी हो, इसकी स्टडी होने का समय आया है। और मैं कहूँगा जितना पैसा आप राहत और पुनर्वास में लगा रहे हो, उसने उस पैसे से आधे पैसे में आपको भविष्य की योजना को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका हिमाचल प्रदेश दे रहा है। इस देश के क्लाइमेट में अगर हिमाचल बिगड़ेगा तो पंजाब भी नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर ने सिर्फ सवाल उठाए हों, चंद्रशेखर ने अपनी जो काबिलियत होती है उसका सबूत भी यहाँ पर रखा। उन्होंने कहा कि अगर आपदा आती है तो उस पर जो राहत और पुनर्वास का पर खर्चा आता है, उससे आधा खर्चा तो इस रिसर्च में हो जाएगा कि भैया ये आती क्यों है, और जब इन कारणों का वजह पता लग जाएगी और इसके बाद इनका निवारण कर दिया जाएगा, तो फिर जो फालतू में खर्च हो रहा है, जो बेवजह बेमौत लोग मारे जा रहे हैं, उनका भी एक तरह से कहें कि निराकरण हो सकता है, उन्हें भी बचाया जा सकता है। सोच की बात है। चंद्रशेखर ने जिस तरह से अपनी सोच दिखाई है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जो बारिश पूरे महीने के अंदर होनी चाहिए एवरेज में, वो 15 मिनट में एक जगह पे हो जाती है। और जितनी मर्जी पक्के घर बना लीजिए, जितने मर्जी डंगे लगवा लीजिए, जितनी मर्जी चैनलाइजेशन करवा लीजिए, जितना मर्जी केंद्र पैसा दे दे, माननीय मुख्यमंत्री जी 7 लाख दें, माननीय मुख्यमंत्री ने इस बार तो मक निकालने के लिए पैसा। इसके बाद बाकायदा उदाहरण भी दिया चंद्रशेखर ने। उन्होंने उस तथ्य को सदन के भीतर रख दिया जिस तथ्य को लेकर हम आप आम आदमी चीख चीख कर मर जाते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। हिमाचल में जिस तरह से अंधाधुंध निर्माण कार्य चल रहे हैं, NH 4 लेन, ना जाने कितनी कितनी सी आपदाओं का विस्तार किया जा रहा है, उसके ऊपर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। जरा सुन लीजिए उस पक्ष में उन्होंने कहा क्या। माहौल जब बिगड़ा तो उन्होंने कहा जी हम तो गावर नहीं करेगा काम, हम इसको सूर्या को देते हैं। अरे हमें बेवकूफ बना रहे हो आप, इस हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से चलते फिरते ठेकेदारों को लाए हैं जो डंगे लगे हैं NH के अंदर। एक डंगा टिकने का ना एक महीने से ज्यादा नहीं टिकता। हम लोगों के बुजुर्गों ने ये जो रोड, जब JCB 90 से पहले JCB नहीं थी, हमारे दादाओं ने, हमारे नानाओं ने, हमारे पुरखों ने गैंतियां और झबड़े लगे लेकर ये सड़कें बनाई हैं। आज भी टिकी हुई है, आज भी वो टिकी हुई हैं सड़कें। हमें किसी के मोहताज नहीं है हम लोग कि तुम्हारे हरियाणा और पंजाब के जो ठेकेदार आए हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष महोदय से, आप बोलोगे असर होगा। अनुराग जी बोले अभी, असर इतना कर हुआ कि कंपनी ने कहा कि अब हम सूर्या से नहीं करवाएंगे, अब हम मूल कंपनी को लाओगे। तो सुन लिया आपने कि जो आपदाएं हैं उनमें कहां से ठेकेदार लॉबी जो है वो काम कर रही है, और वो कहां से रही है, यूपी से आ रही, कहां से आ रही, तमाम एक भाजपा का लिंक जोड़ दिया और कि वहां के लोग यहां पर आकर काम कर रहे हैं, उनकी वजह से नुकसान हो रहा है। और लगे हाथ
जयराम ठाकुर को भी एक तरह से सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया कि जब आपको प्रदेश की इतनी पीड़ा है तो आप इन मुद्दों को केंद्र सरकार के सामने क्यों नहीं उठाते, और साथ में कह भी दिया कि आपको डांट का डर लगता है कि कहीं हमारे केंद्रीय नेता डांट ना पिला दें। अब बात वही आ गई कि लोग अगर वो कहें ना कि गुस्से के घूंट पी रहे हैं, खून के आंसू पी रहे हैं, तो ये जो कंपैरिजन था ये अगर सियासत के लिहाज से ही देखा जाए तो इसे गलत नहीं आंका जा सकता। आपदा मैं नहीं हूं, आपदा है जो एजेंसी मॉर्च की इस वक्त में सरकाघाट क्षेत्र के अंदर काम कर रही है, मंडी के अंदर काम कर रही है, धर्मपुर क्षेत्र के अंदर काम कर रही है, जो एनएच की जो कंपनियां शिमला से लेकर परमाणु तक काम कर रही हैं, कांगड़ा से शिमला काम कर रही हैं, बिलासपुर से शिमला काम कर रही हैं। आपदा वो हैं, आपदा वो हैं। आप अपने भाषण में नाम नहीं लेते हो कि दिल्ली के अंदर कहीं डांट ना पड़ जाए। अब उदाहरण पेश किया चंद्रशेखर ने उन तमाम अन्य माननीयों के सामने कि अगर आप अपनी जमीन पर उतरोगे तो आपकी सियासत की जमीन भी मजबूत रहेगी और आम आदमी की जमीन भी मजबूत रहेगी। उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए और समझिएगा जरूर। मेरे यहाँ पर 50 किलोमीटर रोड है, उसमें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, मैंने 6 दिन इस 22 जून से लेकर 28 जून तक 6 दिन लगातार 50 किलोमीटर जितना एनएच मेरे क्षेत्र से गुजरता है, मैं एक एक घर में गया, एक एक पॉइंट में गया, पैदल चला हूं, गाड़ी छोड़कर चला हूं। और ये 2 दस्तावेज हैं मेरे पास, और ये मैं टेबल पे रखना चाहता हूं। ये जो कंपनी एनएच की कंपनी है, एक में 91 मुद्दे हैं, 91 मुद्दे हैं, और एक में 92 मुद्दे हैं, और एक एक व्यक्ति का एक एक टेलीफोन नंबर इसके ऊपर अंकित है। उन्होंने कहा कि मैं जो मेरे इलाके से एक पूरा इलाका एनएच का रास्ता निकलता है, 4 लेन का काम चला हुआ है, वो लगभग 50-52 किलोमीटर के करीब है, और उन्होंने इसको नापा और बाकायदा 2 पन्नों का एक जो मसौदा था वो तैयार किया। एक पेज में उन्होंने 91 तो दूसरे में 92 जो वजहें थी, जो निवारण थे, जो कारण थे, उनका अध्ययन किया और उसको सदन के पटल पर रखा भी। अब बताइए कि बकाया कोई आदमी ऐसा सुना आपने जिसने ये कहा हो, तथ्य दिए हो, पूरी रिसर्च खुद की हो, और अब रिसर्च से आगे वो क्या कह रहे हैं वो भी समझने वाली बात है। यहाँ पर उनकी चपेट में आया ओएनजीसी, और उस ओएनजीसी की वजह से अब धर्मपुर की जनता कितनी परेशान है वो भी आप जान लीजिए। एक 2021 और 2022 में ओएनजीसी कंपनी, ऑयल नेचुरल गैस कंपनी, भारत सरकार, ये मेरे क्षेत्र धर्मपुर के अंदर भेजी गई, और इसने 125 एक रात के अंदर ब्लास्टिंग की है। उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 5 पंचायतें जिसमें धर्मपुर है, बरौरी है, डिडलू, रियूर, बनाल, हमारा सेठी विलेज, ये जो गांव गया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा, ये जो गांव गया ये चुनने का पत्थर इसके नीचे था, और वहां पर अब ये पूरा जब गांव चला गया, अब जो वहां पर दुर्गंध आ रही है वो गैस निकल रही है उस गांव के उसके नीचे से। हर्ष जी हमारे वहां गए थे, उस गांव के अंदर गए थे, तो वहां पर औरतों ने इनसे कहा, बुजुर्गों ने कहा कि ये बारिश का किया हुआ नुकसान नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जो बसावट दी वो बसावट इतनी गलत नहीं थी कि वो बसावट में गांव के गांव उतरते। ये कहीं ना कहीं मानवीय हस्तक्षेप हुआ है, और इस हस्तक्षेप को हम अननोटिस्ड कर रहे हैं। बाकायदा तथ्यों सहित बता दिया कि एक रात में ओएनजीसी जो है वो लगभग 125 बार ब्लास्ट करता था, और अब उसकी वजह से क्या हो गया, जमीन फट गई, सारी चीजें हो गई, और नहीं फटा तो हमारे सियासतदानों का, हमारे कर्णधारों का कलेजा। जमीन फट गई, गैसें निकलने शुरू होगी। अब आप लोगों की चीखें नहीं निकलेंगी तो क्या होगा, आम आदमी तो चीख ही रहा है। अब बात वही आ गई कि जिस तरह से मुद्दे पिछले कल सदन में चंद्रशेखर ने उठाए हैं वो सही मायनों में काबिले तारीफ हैं, और जिन चंद्रशेखर आजाद जी का जिक्र हम बाइज्जत करते हैं, जो स्वतंत्रता के इतिहास में महान बलिदानी रहे, क्या
मौजूदा दौर का ये चंद्रशेखर जो धर्मपुर का विधायक है, क्या ये उस विचारधारा पर काम नहीं कर रहा है? अगर आईना एक तरफ को घुमा रहा है तो आईना दूसरी तरफ को भी घुमा रहा है। और अब दुआ कीजिए कि जिस तरह से हम आदमी गोलमोल घूम रहे हैं और हमें चक्कर आ रहे हैं, ये ठहराव आए इसमें भी। और ऐसे नेताओं का मैं एक बार फिर से खासकर चंद्रशेखर का अभिनंदन करता हूं कि चंद्रशेखर आप आगे बढ़िए, आप में काबिलियत है और तथ्यों सहित बात की आपने, इसके लिए आपको बधाई। मेरा दिल नहीं करता है कि मैं किसी नेता की तारीफ करूं, लेकिन यह भी हकीकत है कि जो नेता तारीफ के लायक काम करेगा, जो तारीफ के लायक जनता के लिए आवाज उठाएगा, उसका अभिनंदन करना चाहिए। चंद्रशेखर एक बार फिर बधाई। और आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, चंद्रशेखर के रवैये पर क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।